आज हम यहाँ पर दर्शन कोण के बारे में पढ़ेंगे। दर्शन कोण, इसको इंग्लिश में विजुअल एंगल कहते हैं। तो किसे कहते हैं दर्शन कोण? इसको देखिए, किसी वस्तु द्वारा आँख पर जो कोण बनाया जाता है उस कोण को दर्शन कोण कहते हैं। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रकाशिक यंत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है। और दर्शन कोण के द्वारा ही हम किसी वस्तु के आकार को छोटा अथवा बड़ा देख पाते हैं। अगर दर्शन कोण बड़ा बन रहा है आँख पे तो वो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देगी, और अगर दर्शन कोण छोटा बन रहा है तो वो वस्तु छोटी दिखाई देगी। यदि कोई वस्तु नज़दीक है तो उस वस्तु का आँख पर बना हुआ दर्शन कोण बड़ा होता है, और यदि वही वस्तु दूर है तो उस समय दूर होने पर वह वस्तु छोटा दर्शन कोण बनाती है आँख पर, जिससे कि वस्तु छोटी नज़र आती है। जैसे यहाँ पर ये आँख है, आँख के सामने यहाँ पर रेटिना है, और यहाँ पर ये वस्तु AB है, और ये वस्तु AB जो है इस समय ये जो AB वस्तु है ये नेत्र से अधिक दूरी पे रखी गई है। तो इस AB वस्तु के द्वारा इस नेत्र का जो लेंस है यहाँ पे उत्तल लेंस, इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर जो कोण बनाया जा रहा है वो अल्फा है। देखिए AB वस्तु है तो B, इस वस्तु के शीर्ष B से भी प्रकाशिक केंद्र को मिलाया, पुच्छ से भी प्रकाशिक केंद्र को मिलाया, तो यहाँ पर जो कोण बना अल्फा कोण, ये कहलाएगा इस वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना हुआ दर्शन कोण। तो ये इस समय अल्फा बन रहा है। और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसे बनेगा? वस्तु के शीर्ष से एक प्रकाश किरण गई, ये यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र की सीध में आई, और ये बिना अपवर्तन माने ये बिना विचलित हुए अब सीधा आगे निकल गई D दिशा में। ऐसे ही एक प्रकाश किरण A से इस प्रकाशिक केंद्र O की सीध में आई और बिना विचलित हुए सीधा आगे निकल गई C की सीध में। तो इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बना CD। तो CD AB का प्रतिबिंब है, और इस वस्तु के द्वारा यहाँ पर बना हुआ दर्शन कोण है अल्फा। ठीक है। अब यही वस्तु जब आँख के नज़दीक लाई गई, ये वस्तु यहाँ पर A' B' स्थिति में, तो A' B' स्थिति में इस वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना हुआ जो दर्शन कोण है वो यहाँ पर ये बीटा दर्शन कोण बन रहा है। वस्तु के शीर्ष से भी प्रकाशिक केंद्र को मिलाया, पुच्छ से भी प्रकाशिक केंद्र को मिलाया, तो यहाँ पर दर्शन कोण बना बीटा। और इस वस्तु A' B' स्थिति में जो ये वस्तु है, पहले वाली वस्तु, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ रेटिना पे वो बन रहा है CD'। देखिए वस्तु के शीर्ष से एक प्रकाशिक किरण गई, अब बिना विचलित हुए सीधा आगे निकल गई D' दिशा में, और एक प्रकाशिक किरण वस्तु के पुच्छ से गई यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र की सीध में, और ये बिना विचलित हुए आगे निकल गई C पर। ठीक है। तो CD' ये जो है A' B' वस्तु का प्रतिबिंब है। निश्चित ही यहाँ पर CD' प्रतिबिंब CD वाले प्रतिबिंब से बड़ा दिख रहा है। तो CD' प्रतिबिंब तब है जब वस्तु A' B' स्थिति में है। तो यानी जब वस्तु नज़दीक आई तो वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक बड़ा बना। वो इसलिए बना क्योंकि नज़दीक वाली जो वस्तु है उसने आँख पर बड़ा दर्शन कोण बीटा बनाया। जब यही वस्तु नेत्र से अधिक दूरी पे थी तो इसने नेत्र पर छोटा दर्शन कोण बनाया, इसलिए इसका प्रतिबिंब भी छोटा नजर आया। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब को हमने बड़ा देखना है तो उस वस्तु को नेत्र के नज़दीक होना चाहिए। पुनः जो है हम ये देखते हैं कि जो खगोलीय पिंड होते हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं, फिर भी हमको वो काफ़ी छोटे नज़र आते हैं। इसका कारण ये है कि जो खगोलीय पिंड होते हैं वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, और अधिक दूरी पर होने के कारण ये खगोलीय पिंड पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के नेत्र पर बहुत छोटा दर्शन कोण बनाते हैं, जिसलिए कि ये खगोलीय पिंड हमको छोटे नज़र आते हैं। और पृथ्वी पर जो पिंड होते हैं वो खगोलीय पिंडों की तुलना में बहुत छोटे होने के बावजूद भी बड़े नज़र आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर स्थित जो पिंड होगा वो हम नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगा, इसलिए वो पिंड बड़ा नज़र आएगा। इसीलिए वस्तु को बड़ा देखने के लिए दर्शन कोण का मान भी बड़ा होना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के द्वारा दर्शन कोण का मान बढ़ाकर वस्तुओं का आभासी आकार बढ़ा दिया जाता है। हम जानते हैं कि हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के द्वारा किसी वस्तु के बड़े प्रतिबिंब को देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी से नज़दीक रखी बहुत सूक्ष्म वस्तुओं के प्रतिबिंब को बड़ा देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि सूक्ष्मदर्शी क्या करता है,
वो नज़दीक वाली जो सूक्ष्म वस्तु है उसके आकार को थोड़ा बढ़ा देता है, और जो थोड़ा बड़े हुए आकार का प्रतिबिंब मिलता है वो हमारे नेत्र पर थोड़ा बड़ा दर्शन कोण बना देता है, इसलिए हमको वो वस्तु अब बड़ी नज़र आती है। और दूरदर्शी जो है दूर स्थित बड़े पिंडों के आकार प्रतिबिंब को बड़े आकार में बनाता है। दूरदर्शी ये कैसे बनाता होगा? दूरदर्शी में क्या होता है कि दूरदर्शी दूर स्थित बड़े पिंड का बड़ा दर्शन कोण बनाता है। दूरदर्शी में दूर स्थित जो बड़ा पिंड होता है उसका जो है दूरदर्शी क्या करता है, थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और बड़ा प्रतिबिंब नेत्र के निकट बनता है, और तब ये बड़ा प्रतिबिंब नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। इसलिए जो है यहाँ पर दूरदर्शी पे के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा नजर आता है, क्योंकि दर्शन कोण सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, इनके द्वारा दर्शन कोण बड़ा बना देने के कारण ही इनसे बने प्रतिबिंब हमको बड़े नजर आते हैं। हम जानते हैं कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दोनों का काम है दर्शन कोण को बढ़ाना। तो दर्शन कोण बढ़ाने का कार्य है दोनों का, इसीलिए जो है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो इनके द्वारा दर्शन कोण को बढ़ाने की क्षमता के आधार पर प्रकट की जाती है। तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो है यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बट्टे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो वास्तव में किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दर्शन कोण को बड़ा करने की जो क्षमता होती है वही उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाती है। गणितीय रूप में इसका सूत्र है कि प्रकाशिक यंत्र द्वारा आँख पर बना हुआ प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बट्टे वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो, ये भी इसमें चाहिए। तो तब ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा, आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बट्टे एल्फा, जहाँ बीटा क्या है वो है प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब से नेत्र पर बना दर्शन कोण, और एल्फा क्या है वो है वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है। ये हर में ये कंडीशन होनी चाहिए कि जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है। तो m बराबर बीटा बट्टे एल्फा। यहाँ पर बीटा और एल्फा बहुत छोटे कोण होते हैं, इसलिए कई बार हम बीटा को 10 बीटा और एल्फा को 10 एल्फा भी लिख देते हैं। इससे मान पे यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसमें पहला प्रकाशिक यंत्र है हमारे पास सरल सूक्ष्मदर्शी। नेत्र भी प्रकाशिक यंत्र है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला प्रकाशिक यंत्र है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है निकट रखी सूक्ष्म वस्तुओं के प्रतिबिंब को बड़े आकार में देखा जाता है। इसमें एक हत्ता होता है, ऐसा हत्ता, और यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा वृत्त बना होगा, वृत्ताकार संरचना होगी, और उस संरचना के बीच में जो है एक उत्तल लेंस लगा होगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस लगा होता है जो कि एक हत्ते के किनारे पर जुड़ा हुआ रहता है, और इसके द्वारा हम नज़दीक रखी हुई सूक्ष्म वस्तुओं के प्रतिबिंब को बड़े आकार में देखते हैं। ज़्यादातर सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जो है घड़ी साज करते हैं या हस्तरेखा विशेषज्ञ करते हैं, या जब हम कभी लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो किसी यंत्र पर जो सूक्ष्म पाठ्यांक लिखे होते हैं उन मानों को हम देखने के लिए बड़े आकार में उन पाठ्यांकों को या उन मानों को देखने के लिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इसमें सिद्धांत क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी का? सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस और लेंस के बीच रखी होती है तो उस वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। जैसे यहाँ पर ये वस्तु AB है, इस वस्तु AB को इस उत्तल लेंस के सामने इसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा है। तो यहाँ पर वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। ऐसे में उत्तल लेंस द्वारा इस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और वस्तु की तरफ बनेगा। जिस तरफ वस्तु, अगर वस्तु लेंस के बाईं तरफ है तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ बनेगा। और यहाँ पर लेंस के इस इधर की साइड, पीछे की साइड यहाँ पे प्रेक्षक है, इसके हमने नेत्र को दिखा रखा है, प्रेक्षक का नेत्र। तो यहाँ पर मैं किरण आरेख दिखा रहा हूँ इसका। पहले हम किरण आरेख से समझाएंगे इसको कि ये वस्तु AB है,
इस वस्तु ए बी से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो पहले बी से एक प्रकाश किरण गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण, और ये अपवर्तन के पश्चात इस उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होते हुए आगे निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती हैं। फिर इसी प्रकार से इस बी से एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की सीध में गई और ये बिना विचलित हुए आगे निकल गई। जैसे जैसे दोनों अपवर्तित किरणें आगे बढ़ेंगी, इनके बीच का फैलाव बढ़ेगा और ये आगे जाने पर कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस वस्तु ए बी के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए इन दोनों अपवर्तित किरणों को आभासी रूप में पीछे की ओर बढ़ाते हैं और ये दोनों आभासी रूप में बी डैश पर मिली। पूरी वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए बी डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला, वो ए डैश पर मिला। तो बी डैश ए डैश, ये बी डैश से इस मुख्य अक्ष पे लंब डाला, ये लंब पड़ा ए डैश पर। तो बी डैश ए डैश इस वस्तु ए बी का आभासी प्रतिबिंब है, बड़ा प्रतिबिंब है और सीधा प्रतिबिंब है। अब देखिए इसमें हम कोण दिखा रहे हैं इसमें कि कौन कितना कोण जो है लेंस पर बना रहा है। तो ये जैसे वस्तु ए बी है, इस वस्तु ए बी के द्वारा पहले हम प्रतिबिंब को लेते हैं, ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। इस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण नहीं देखेंगे बल्कि लेंस में देखेंगे, क्योंकि नेत्र और लेंस एक दूसरे के पास पास होते हैं। इसलिए वस्तु और प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र की जगह पे अगर हम लेंस पर बना हुआ दर्शन कोण देख लें तो उस पर कोई जो पाठ्यांक है उसमें या मान है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के द्वारा इस लेंस पर बना दर्शन कोण है बीटा। देखिए कैसे बनाएंगे। इस प्रतिबिंब के शीर्ष बी डैश से प्रकाशिक केंद्र को मिलाया, इसके पुच्छ ए डैश से भी प्रकाशिक केंद्र को मिलाया, तो यहाँ पर जो कोण बन गया ये बन गया बीटा। ठीक है, और दूसरे हमको जरूरत पड़ेगी वस्तु के द्वारा लेंस या नेत्र पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है इस लेंस से कितनी दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, जो आभासी प्रतिबिंब बना, तो ये आभासी प्रतिबिंब इस टाइम लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी दूरी पर बना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वस्तु ए बी को के बराबर आकार यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इसके बराबर आकार को यहाँ पर ले लेते हैं और ए बी वस्तु को यहाँ पर न मानकर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर मान देंगे ए बी, थोड़ी देर के लिए। अब हम ये कह सकते हैं ए बी जो वस्तु है ये लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी जो ए बी वस्तु हो गई, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये बी से भी, शीर्ष से भी ओ को मिलाइए और पुच्छ ए से भी ओ को मिलाइए। तो यहाँ पर जो एक कोण बना, ये कोण बन गया एल्फा। ठीक है, तो ये एल्फा कोण क्या है, ये है वस्तु द्वारा नेत्र या लेंस पर बना हुआ दर्शन कोण, जबकि ये वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे रखी गई है। बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र या लेंस पर बना हुआ दर्शन कोण जब। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बीटा बट्टे एल्फा, और बीटा एल्फा बहुत छोटे कोण है तो हम यहाँ पर m बराबर लिख देंगे 10 बीटा बट्टे 10 एल्फा। तो 10 बीटा हम कैसे निकालेंगे, 10 बीटा निकालेंगे हम इस समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ से, इसमें 10 बीटा बराबर आएगा लंब बट्टे आधार। लंब मतलब ए डैश बी डैश बट्टे आधार मतलब ओ ए डैश का मान -d रख देंगे। ठीक है, परंतु हम यहाँ पर 10 बीटा का मान इससे नहीं रखेंगे, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आसान नहीं पड़ेगी। तो बी डैश ए डैश ओ की जगह पे हम 10 बीटा का मान इस त्रिभुज से रखेंगे, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। बी ए ओ, इससे निकालेंगे 10 बीटा। तो 10 बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे लंब बट्टे आधार, तो लंब हो जाएगा बी ए, आधार हो जाएगा ओ ए। तो 10 बीटा के स्थान में क्या रखेंगे, ए बी बट्टे ओ ए। ओ ए का मतलब वस्तु की लेंस से दूरी -u। ठीक है, और ए बी को ए बी रहने देंगे। फिर पुनः 10 अल्फा के पे क्या रखेंगे, 10 अल्फा मतलब वस्तु के द्वारा लेंस पर बना दर्शन कोण, जबकि ये वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे थी, यानी जब ये वस्तु यहाँ पर थी। ठीक है, तो उस समय इस वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण है अल्फा, और उस समय जो है हम कैसे निकालेंगे 10 अल्फा निकलेगा बी इस वाले त्रिभुज से। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में लंब हो जाएगा ये ए बी, थोड़ी देर के लिए हमने ए बी को यहाँ पर मान लिया था, लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा ओ ए। ठीक है, या ओ ए डैश। तो 10 अल्फा बराबर आ जाएगा ए बी बट्टे ओ ए डैश का मान रख देंगे -d। तो इस तरीके से हम जो हैं यहाँ पर इसका दर्शन ये वो निकाल देंगे,
आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालेंगे। तो आवर्धन क्षमता बराबर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बटे अल्फा, बीटा अल्फा बहुत छोटे तो m बराबर लिखा 10 बीटा बटे 10 अल्फा, फिर 10 बीटा का मान हमने यहाँ से निकाला इस त्रिभुज से बी ए ओ से, तो 10 बीटा बराबर आ गया ए बी, ये बी ए ओ से ए बी 10 बीटा बराबर ए बी लंब बटे आधार, आधार ओ ए, तो ए बी बटे ओ ए, और ओ ए के स्थान पर रख देंगे माइनस यू क्योंकि बाईं तरफ की दूरी है। तो 10 बीटा बराबर ए बी बटे ओ ए, और 10 अल्फा के जब हमने क्या रखा 10 अल्फा इस त्रिभुज से बी ये इस त्रिभुज से, तो 10 अल्फा बराबर आ जाएगा वही ए बी, इस टाइम ए बी को हमने यहाँ पर माना ए बी बटे ओ ए डैश, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख दिया 10 अल्फा के स्थान पे ए बी बटे ओ ए डैश, तब ए बी कैंसिल हो गया, ये आ गया ओ ए डैश बटे ओ ए, ठीक है। ओ ए डैश का मान है माइनस डी, यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ ए डैश मतलब अंतिम प्रतिबिंब की इससे दूरी, तो ये दूरी हम कितनी रखते हैं, ये दूरी हम रखते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बराबर ओ ए डैश, तो इसको माइनस डी रखते हैं, ठीक है, जिससे कि प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे सके, इसलिए इस अंतिम प्रतिबिंब की दूरी लेंस से डी के बराबर की जाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बराबर। तो यहाँ पर ओ ए डैश का मान रखा माइनस डी, ओ ए का मान रखा माइनस यू। ओ ए क्या है, ओ ए है वस्तु की लेंस से दूरी, ये माइनस यू, यू से दर्शाते हैं वस्तु की लेंस से दूरी को, और ये वस्तु इस टाइम लेंस के बाएं तरफ है इसलिए इसको माइनस लिखा गया इस दूरी को माइनस यू। तो ओ ए डैश बटे ओ ए बराबर आ गया माइनस डी बटे माइनस यू, तो एम बराबर माइनस डी बटे माइनस यू, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो एम बराबर आ गया डी बटे यू। तो यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होता है डी बटे यू। और अब इसमें हम दो स्थिति देखेंगे कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी जो ये अंतिम प्रतिबिंब है अगर ये अंतिम प्रतिबिंब लेंस के नज़दीक न बनकर अनंत पर बन जाए, तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जबकि वस्तु कहाँ पर रखी जाती है, फोकस पे ही, यानी ये प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा जब ये वस्तु इस लेंस के इस फोकस पे होगी, ठीक है। तो हम कंडीशन पहले ये लेंगे कि यदि प्रतिबिंब अनंत पे बने तो उसमें ये वस्तु मानी जाएगी F1 पे, तो तब इस U का मान क्या आएगा, वो आएगा O F1, मतलब वस्तु की फोकस बिंदु से दूर, ये सॉरी फोकस बिंदु की लेंस से दूरी। इस टाइम ये वस्तु यहाँ F1 पे आएगी जब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो वस्तु प्रतिबिंब के अनंत पर बनने के लिए इस U का मान हो जाएगा कितना, फोकस दूरी के बराबर, क्योंकि उस टाइम वस्तु फोकस बिंदु पे स्थित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो U का मान F होना चाहिए, तो हम U के पे क्या रख देंगे F, ठीक है, क्योंकि फोकस बिंदु पर होने पर ही वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो U बराबर F होना चाहिए इस समय हमेशा, और M बराबर आ गया D बटे F। यहाँ पर F का U का मान जो है माइनस F नहीं लेंगे क्योंकि U का मान हम पहले ही चिन्ह सहित ले चुके थे, तो U का मान अब आंकिक रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा केस, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो तब क्या होगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी ये प्रतिबिंब लेंस से D दूरी पर बने, तो उस समय जो है हम इसको मानेंगे प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, यानी ये दूरी क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी D माना जाएगा, उसमें किसके बराबर, V बराबर माइनस D हो जाएगा उस समय, ठीक है। V बराबर माइनस D रख देंगे, और तब जो है यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब V बराबर माइनस D रख देंगे, और तब यहाँ पर जो उत्तर लेंस का सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें जो है V के स्थान पे माइनस D रखेंगे, U के स्थान पे हम U ही रखेंगे, और F के स्थान पे F ही रखेंगे। तो यहाँ पर तब ये सूत्र बन जाएगा V के स्थान पे माइनस D रखने पे 1/-d माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फिर यहाँ से 1/u का मान निकालेंगे तो 1/u का मान आया कि 1/d प्लस 1/f, ठीक हो गया, 1/d प्लस 1/f, ये 1/u का मान आ गया। इस तरीके से जो है हम 1/u के स्थान पे इस वैल्यू को रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, यानी m बराबर d बटे u को हम क्या लिख देंगे, m बराबर d इंटू 1/u, तो 1/u के स्थान पे हम ये वैल्यू रख देंगे, और इससे जो है हमारा दर्शन आवर्धन क्षमता का नया सूत्र आ जाएगा, m बराबर d, अब 1/u के स्थान पे वो 1/u का मान रखा, तो m बराबर d इंटू ब्रैकेट में 1/d प्लस 1/f, तो d से अंदर d से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 1 m इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। ये जो है
आवर्धन क्षमता का सूत्र है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए कब, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो दोनों कंडीशन से हम देख रहे हैं कि जो आवर्धन क्षमता का सूत्र था उसमें जो है m बराबर पहली कंडीशन में d/f और दूसरी कंडीशन में m बराबर 1 + d/f, दोनों में f जो है हर में आ रहा है। यानी अगर सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो, यदि f का मान कम हो जाए तो आवर्धन क्षमता का मान बढ़ जाएगा। तो अधिक आवर्धन क्षमता के लिए कम फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, और आवर्धन क्षमता अधिक होगी मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा से बड़ा होगा अगर आवर्धन क्षमता अधिक हो गई। इसके बाद हम अगले वीडियो में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पढ़ेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में और भी बड़ा बनता है, और इसमें जो है 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और संयुक्त इसलिए इसका नाम है संयुक्त, कंबाइंड में। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए और अति उच्च आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। इसमें जो हैं 2 उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस जो वस्तु की तरफ होता है उसे हम अवदर्शक लेंस कहते हैं, और ये जो है इस जो वस्तु की तरफ का लेंस होता है इसकी फोकस दूरी भी कम होती है, इसका द्वारक भी छोटा होता है। और दूसरा जो लेंस है ये नेत्र की तरफ होता है, ये बड़े द्वारक का होता है, अधिक फोकस दूरी का होता है, तो इसको हम कहते हैं नेत्र का लेंस। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख और इसका समायोजन, इसका सिद्धांत और इसकी आवर्धन क्षमता को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है कि फिजिक्स बाय डॉक्टर सुबोध गल्ला, इसको सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में जो भी वीडियो डाले जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिल जाए। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको। धन्यवाद।